सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर किए हैं। पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच लेके मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो गाइस, जितने भी मैं एज अ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जा रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, और एज अ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो गाइस, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना, मैंने नोट्स भी दे के रखे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम फोकस करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। मतलब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अभी सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। मे बी ये एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप लिख सकते थे, ऐसा रिग्रेट नहीं चाहिए। तो अभी सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है गाइस? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट with a computer to perform specific tasks or solve problems. It is act as a bridge between the human thinking and computer execution. जैसे हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स के टाइप्स कौन से हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए थे। तो अभी हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हाँ जो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखते हैं उसके जनरेशन वाइज। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते थे, 0 and 1, ठीक है। 0 1 0 1 0 वो डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है, बट एग्जीक्यूशन फास्ट होता था। लेकिन अगर वो डिफिकल्ट है तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकते, इसीलिए सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज डिप्लॉय सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज आई है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज uses the symbol like add, so needs assembler, easier than machine language. अभी मशीन लैंग्वेज 1 0 1 0 1 0 पे काम करता था, तो वो डिफिकल्ट होने के कारण सेकेंड जनरेशन आई, दैट इज असेंबली, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें असेंबलर लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ी इजी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वो मतलब जैसे कि हम चाहते एज एक्सपेक्टेशन, वो हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इसीलिए थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज आई है, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम ह्यूमन रीडेबल भी बोल सकते हैं, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। लेकिन हम उसमें भी सेटिस्फाई नहीं थे, तो अभी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज आई थी। इट इज यूज फॉर द डेटाबेस एंड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए वो क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो थी वो मशीन लैंग्वेज आई थी, देन असेंबली लैंग्वेज आई थी, एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। हाई लेवल लैंग्वेज जो C++, जावा, पाइथन हो सकती है, एंड देन एसक्यूएल लैंग्वेज आई है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल एंड मिड लेवल, सॉरी, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज है एंड असेंबली लैंग्वेज है। फास्ट बट डिफिकल्ट, ये दोनों बहुत फास्ट होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के एज अ कंपैरिजन में ये बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है।
ठीक है। सेकंड आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है, पोर्टेबल है, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टू लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अभी ऐसे भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लो लेवल को भी मतलब लो लेवल के फीचर्स को भी प्रोवाइड करते हैं एंड हाई लेवल के फीचर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। क्लियर है गाइस? बेसिकली दो ही होते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली सी लैंग्वेज पे आते हैं। सो व्हाट इज सी लैंग्वेज? व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज a general purpose programming language. It is used to create software, application, games and system program. अभी जनरल पर्पस क्यों? क्योंकि जनरली हमें जो भी करते हैं वो सारी चीजें हम सी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। अभी जनरली कैसे? कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, लेकिन वेबसाइट हम सी प्रोग्रामिंग में डिजाइन नहीं करते। ठीक है। तो गेम हम करते हैं, सिस्टम भी डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो C programming language is a general purpose programming language. It is used to create software, applications and system programs. सी प्रोग्रामिंग फिर हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स जो हम इंस्टॉल करते हैं उसको बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए भी हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। देन देखते हैं कुछ की पॉइंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे कि इट इज यूज टू क्रिएट दी सॉफ्टवेयर। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि इस सी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिचे ने डेवलप किया था, क्रिएटेड इन 1972। मतलब डेनिस रिचे इज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने 1972 में सी प्रोग्रामिंग को लॉन्च किया था। इट इज यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, known for speed and efficiency. एप्लीकेशन एंड सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए भी हम डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो इसमें से ये दो पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। डेनिस रिज इज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये कब इन्वेंट हुआ था? तो 1972। तो इसकी कुछ हिस्ट्री है। तो इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देखा था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड लैंग्वेज डेवलप फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। इट इज ऑफन कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मेनी लैंग्वेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अभी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आपने भी सुना होगा कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग मतलब जैसे यहाँ पे बोला है कि बिकॉज मेनी लैंग्वेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। मतलब सी प्रोग्रामिंग पहले डेवलप हुई थी, उसके बाद ही अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुए थे और इसके ही बेसिस पे वो थोड़ा मतलब फंडामेंटल्स तो सारे सेम ही हैं। ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट्स भी, कुछ कुछ फीचर्स भी सेम ही हैं। ठीक है। तो इसीलिए सब बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो स्टार्ट करो सी प्रोग्रामिंग से, कुछ भी डीएस से पढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग से सीखो। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग जो है वो मदर लैंग्वेज है। ठीक है। देन किसने डेवलप किया था? तो डेनिस रिचे ने। द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिचे, डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज। बेल लैबोरेटरीज में उसने डेवलप किया था। ईयर 1972। इट वाज मेनली डेवलप्ड टू क्रिएट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज, सबसे पहले बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी, डेवलप बाय दी मार्टिन रिचर्ड्स, यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। एंड देन बी लैंग्वेज डेवलप हुई है, डेवलप बाय द केन थॉमसन, सिंपलर वर्जन ऑफ बीसीपीएल। देन आई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय द डेनिस रिचे, added powerful features like data types, operators and functions.
तो इसका फ्लो है, सबसे पहले बीसीपीएल आई थी, देन बी लैंग्वेज आई थी, एंड देन सी लैंग्वेज आई आई थी। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? सो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इतना भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। शायद ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछते, मतलब इतना तो नहीं पूछते। लेकिन एज अ डेवलपर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मे बी इंटरव्यूअर ही पूछ ले, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हम्म, तो अभी देखो, जैसे हमने देखा था, अब सबसे पहले बीसीपीएल आई थी, देन बी लैंग्वेज आई थी, देन सी लैंग्वेज आई है। तो वाई सी लैंग्वेज वाज डेवलप, क्यों सी लैंग्वेज को डेवलप किया था? टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ बी लैंग्वेज के जितने भी लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करने के लिए। देन टू सपोर्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए भी सी लैंग्वेज डेवलप हुई है। देन टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी। सो ये कुछ रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। फीचर्स अगर मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं। फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सिंपल है बिकॉज इजी सिंटैक्स है, इजी टू लर्न है। देन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, जैसे कि मेन फंक्शन है, तो प्रोग्राम जो है वो फंक्शंस में डिवाइड किए हैं, इसीलिए उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोला जाता है। देन फास्ट एग्जीक्यूशन, रन्स क्विकली क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, ये क्विकली रन होती है इसीलिए फास्ट एग्जीक्यूशन। देन पोर्टेबल, सेम कोड कैन रन ऑन डिफरेंट सिस्टम। पोर्टेबल है मतलब एक कोड मल्टीपल सिस्टम के ऊपर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द फंक्शंस एंड ब्लॉक फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। देन रिच लाइब्रेरी, सी प्रोग्रामिंग के बाद बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मेनी बिल्ट इन फंक्शंस लाइक printf, scanf, बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है, प्रीडिफाइंड लाइक सिंबल्स है जिसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़ी रिच लाइब्रेरी सी प्रोग्रामिंग के पास है। पॉइंटर सपोर्ट, इसमें हम पॉइंटर का यूज करेंगे जो ज्यादातर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं यूज किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस देता है मेमोरी के लिए। ठीक है, द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो इसमें हम डायनेमिकली मेमोरी भी एलोकेट कर सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, लेकिन अगर हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है तो ये फीचर भी सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सी इज अ सिंपल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, पोर्टेबल है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर सपोर्ट करता है, डायनेमिकली मेमोरी भी अलोकेट हम कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे सी प्रोग्रामिंग के, मे भी पूछ सकते हैं लेकिन इतना नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा कंसिडर कर लो गाइस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल स्ट्रक्चर, इट शोज द बेसिक पार्ट्स रिक्वायर्ड टू राइट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सबसे पहले हमें लिखनी होती है हेडर फाइल्स, दैट इज हैश इंक्लूड stdio डॉट h, उसको बोलेंगे हम हेडर फाइल्स, इंक्लूड्स द लाइब्रेरी। ठीक है, देन आता है इंटीजर मेन क्या है? तो मेन इज अ फंक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है, वहां से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे कि हेडर फाइल्स है तो वो ऐड करते हैं कुछ हेडर फाइल्स को। देन मेन फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है। प्रिंटफ जो है वो एक टाइप का स्टेटमेंट है। रिटर्न जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं यहाँ पे प्रॉपरली बताती हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करने होते हैं हेडर फाइल्स, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
डॉट एच। देन हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर भी लिख सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन। अभी मेन इज एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम, तो वहाँ वही से सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन इंटीजर ए इक्वल टू 10। देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट एफ %d एंड देन ए को मैं प्रिंट कर देती हूँ। देन यहाँ पे उसको एंड कर देती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये जो हैश इंक्लूड std है डॉट एच ये लिखा है, इसको बोलते हैं हम हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मतलब ये जो फाइल्स होते हैं वो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग के पास होती है। अगर उसके अंदर के जितने भी फंक्शन हमें यूज करने हैं, रेडीमेड फंक्शन यूज करने हैं, तो उस हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करने की जरूरत होती है। देन आता है मेन मेथड। मेन मेथड इस मतलब यही से प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मेन मेथड जो है वो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट। ठीक है, देन आता है डिक्लेयर, ये जो है करली ब्रैकेट्स है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम करली ब्रैकेट्स। अभी करली ब्रैकेट्स क्यों यूज करते हैं, तो ये प्रोग्राम का स्कोप डिफाइन करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन। कोई भी वेरिएबल को यूज करना है तो उसका कौन सा टाइप है वो वहां पर डिक्लेयर करना होता है। देन यहाँ पे आए हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, तो प्रिंटफ इज आउटपुट स्टेटमेंट। प्रिंटफ के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेडर फाइल्स, मेन मेथड, करली ब्रैकेट्स, इंटीजर है इक्वल टू 10, इसी को हमें डिक्लेरेशन बोलेंगे। देन printf %d, देन मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में %d लिखा है, कॉमा ए, देन सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है जो आउटपुट स्टेटमेंट है। देन करली ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर था। देन हम देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब जो भी अभी मैंने बताया था कि इंटीजर ए इक्वल टू 10, मतलब एक का वेरिएबल मैं डिफाइन कर रही हूँ तो वो कौन से डेटा टाइप का होगा। मतलब उसमें हम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, उसमें हम कैरेक्टर टाइप सॉरी स्ट्रिंग टाइप का करेंगे, फ्लोट टाइप का करेंगे, या इंटीजर टाइप का करेंगे, तो वही डेटा टाइप हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन डेटा टाइप विद एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, so what is data type? A data type specifies the type of data a variable can stored in a program. It tells what type of value, integer, float, etc. How much memory is required, what operations can be performed. तो डिपेंड करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। विदाउट डेटा टाइप आप कोड में कितने भी वेरिएबल्स नहीं ले सकते और उसको यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट वन आता है बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। ठीक है, तो इंटीजर कौन सा है, तो इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, जैसे कि 1 2 9 99 4 7 8, तो वो इंटीजर आएगा। ठीक है, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -10 आ सकता है, तो वो इंटीजर में कंसिडर होता है। देन फ्लोट, फ्लोट में कौन से, जो डेसिमल में होंगे, 3.14 10.7 17.7 1.8, तो ये जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं उसको हम एज अ फ्लोट कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट, जैसे कि A Z H U M। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एज अ कैरेक्टर। देन डबल डेटा टाइप आता है। डबल डेटा टाइप मतलब लार्ज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट तो होगा लेकिन वो लार्ज होगा, तो हम यूज करेंगे डबल डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिक डेटा टाइप, integer, float, character एंड double. देन सेकेंड डेटा टाइप है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो बेसिक डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होके आए हैं, जैसे कि क्रिएटेड फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप एरे है। तो एरे इंटीजर का भी हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, डबल का हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंटीजर में सिंगल वेरिएबल ले सकते हैं, वैसे ही मल्टीपल वेरिएबल सिंगल सॉरी मल्टीपल एलिमेंट सिंगल वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एरे। देन पॉइंटर, पॉइंटर मतलब हम कोई वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, तो वो भी बेसिक डेटा टाइप से डिराइव होके आता है। देन फंक्शन, अगेन फंक्शन इज अ डिराइव डेटा टाइप, अगेन बेसिक डेटा टाइप से ही वो डिराइव होके आते हैं। देन आता है थर्ड, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्रिएटेड बाय द यूजर, जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनम। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल समझ लो। ठीक है। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 9, 7, -1, -9, -100 हो सकता है। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट, एंड डबल मतलब लार्ज डेसिमल। ठीक है। तो देखो जैसे हम डिफाइन करते हैं इंटीजर ए, ठीक है, मतलब ए वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की जरूरत होती है। ठीक है। अगर मैं इंटीजर यूज करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा %d। देन फ्लोट अगर यूज करती हूँ तो %f। अगर मैं डबल यूज करती हूँ तो %lf। कैरेक्टर यूज करती हूँ तो %c। स्ट्रिंग यूज करती हूँ %s। पॉइंटर यूज करती हूँ तो %t। अनसाइंड इंटीजर यूज करती हूँ तो %u। लॉन्ग इंटीजर यूज करती हूँ तो LD। ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट का, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड लॉन्ग इंटीजर का। ठीक है। तो देखो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि मुझे एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, सपोज इंटीजर p इक्वल टू 10। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मेमोरी में, अभी सपोज इंटीजर है तो हर एक डेटा टाइप के कुछ बाइट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, अगर वो 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, तो वो उतनी ही मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, और उतनी मेमोरी को एक नाम दे देगा दैट इज पी, एंड उस पी में डेटा स्टोर करेगा दैट इज 10। ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल का कौन सा टाइप हो सकता है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए मैं डायरेक्टली यूज करूंगी printf। ठीक है। लेकिन उसका कौन सा मॉडिफायर होगा तो मुझे यहाँ पे %d यूज करना पड़ेगा, एंड देन मैं उसको a यूज करूंगी। ठीक है। अगर मैं फ्लोट यूज कर रही होती तो मैं यहाँ पे %f लिख रही होती। अगर मैं मुझे अगर स्ट्रिंग यूज करना होता तो मैं वहां पे %s लिख रही होती। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर लिख रही होती तो %ld यूज कर रही होती। तो लाइक वाइज हम फॉर्मेट स्पेसिफायर या मॉडिफायर्स यूज करते हैं। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब हम देखते हैं टोकन्स, टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो ये टोकन्स मतलब सी प्रोग्रामिंग का पूरा खेल जो है वो टोकन्स पे ही है। अगर एक बार टोकन समझ लिए कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो फिर तो बहुत ही आसान है। ठीक है। अभी वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ गिवन टू मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा that can change during the program execution. A variable is a container that stores the value and its value can be changed. ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन को हम एक नेम पास कर देंगे और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। सपोज मैं उसका भी एक सिंटैक्स है, अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप देने की जरूरत होती है, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप बता दो। जैसे एग्जांपल दिया है इंटीजर ए, तो a इज नथिंग बट द वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप कौन सा है? तो इंटीजर टाइप है। ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेसिकली? तो वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन।
तो हम वेरिएबल कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डायरेक्टली सपोज देखो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर ए, ठीक है। तो ए एक वेरिएबल है, अभी इंटीजर जो है, इंटीजर टाइप का ए डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये सपोज मेमोरी है, तो मेमोरी में इंटीजर के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी। और जैसे कि हमें नहीं पता होता कि इतने बड़े मेमोरी में कहाँ पे डेटा स्टोर किया है, तो तब हम यूज करते हैं वेरिएबल। तो मतलब हम उसको एक नाम दे देते हैं, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर मुझे उस डेटा को यूज करना है तो मुझे मेमोरी का एड्रेस तो नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली उस नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन को यूज करूंगी, ठीक है। सपोज इंटीजर a इक्वल टू 10 दिया है, अगर मुझे 10 प्लस a प्लस 20 करना है, तो मैं डायरेक्टली करूंगी a प्लस 20, मतलब बैकएंड में a जो है, a क्या होल्ड कर रहा है, 10 ही होल्ड कर रहा है, तो 10 प्लस 20, तो लाइक वाइज जो है वो डेटा होल्ड करता है। क्लियर है गाइस ये हद तक? यस, एनी डाउट इन दिस? कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो गाइस, कुछ भी डाउट है तो, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इंटीजर है, सपोज इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। ये कुछ डेटा टाइप है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीजर का डिफाइन कर रही हूँ, इट मीन्स कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स और 4 बाइट्स का हो सकता है। ये वैरी करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट की जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। देन फ्लोट जो है अगेन 4 बाइट की जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है। डबल जो है वो 8 बाइट की जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, डबल डी इक्वल टू 4.779, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन में एक सपोज मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी कितने बाइट्स की, तो 8 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई कीगी, और उसको हम नाम दे देंगे डी, एंड देन उसमें वैल्यू पास कर देंगे 4.779। अभी अगर मुझे इस सेम वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगी डी इंटू 2d+7, या जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वैसे कर सकते हो। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये क्या है, एक डेटा टाइप है, और उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उतनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करते हैं, और उस मेमोरी को एक नाम दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, स्टोर डेटा इन मेमोरी, वो डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। वैल्यू कैन चेंज, वैल्यू चेंज हो सकती है, सपोज वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो 20 भी हो सकती है। मस्ट हैव डेटा टाइप, डेटा टाइप को देना बहुत जरूरी है। देन यूज्ड इन ऑल प्रोग्रामिंग, एवरी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल हम यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। व्हाट इज टोकन? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सो देयर आर 5 टोकन्स इन सी। सो कीवर्ड्स आते हैं जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, स्पेशल सिंबल्स है। Keywords मतलब क्या? तो keywords are reserved word in C programming that have special meaning and cannot be used as a variable. उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, उसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते, क्योंकि वो कोई अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं। और वेरिएबल जो है वो एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स के कुछ की पॉइंट्स हैव फिक्स्ड मीनिंग, उसका फिक्स्ड मीनिंग होता है। कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यूज टू डिफाइन लॉजिक एंड स्ट्रक्चर, अगर लॉजिक एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरी फोर्थ थिंग इज कीवर्ड हमेशा स्मॉल केस में ही यूज किए जाते हैं,
ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: ऑटो, कॉन्स, डबल, फ्लोट, इंटीजर, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइन, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स, फॉर, लॉन्ग, साइन, स्विच, वॉइड, केस, डिफॉल्ट, इनम, गो टू, रजिस्टर, साइज ऑफ, टाइप डिफ, volatile, character, डू, एक्सटर्न, इफ, रिटर्न, स्टैटिक, यूनियन, वाइल। ठीक है। तो ये ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू असाइन करने के लिए कॉन्स्ट यूज करते हैं। डबल, फ्लोट, इंटीजर, ये जो है शॉर्ट जो है, ये 4 डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अनसाइन भी एक डेटा टाइप है। देन ब्रेक कीवर्ड है। कंटिन्यू कीवर्ड है। कुछ कंडीशन ब्रेक करनी है तो ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। कुछ कंडीशन स्किप करनी है तो कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। लूपिंग के लिए फॉर लूप यूज करते हैं। लॉन्ग एक डेटा टाइप है। साइन भी एक डेटा टाइप है। स्विच केस वो एक टॉपिक है, मल्टीपल चॉइस के लिए यूज करते हैं। वॉइड रिटर्न टाइप है। अगेन स्विच केस में केस यूज किया जाता है, डिफॉल्ट यूज किया जाता है। इनम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। गो टू एक कीवर्ड है जो जम करता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ब्रेक करता है। देन रजिस्टर एक मतलब डेटा स्टोर करने का एक वे है। साइज ऑफ वो बताता है कि कौन से वेरिएबल के कितने साइज है। टाइप डेफ वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वोलेटाइल कैरेक्टर इज ऑल्सो डेटा टाइप। डू और लूपिंग में यूज किया जाता है। एक्सटर्न वो भी एज अ एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इफ कंडीशन चेक करने के लिए, कुछ भी रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड। स्टैटिकली वेरिएबल डिफाइन करना है, मतलब उसको चेंज नहीं करना है तो स्टैटिकली डिफाइन करते हैं। यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। एंड वाइल अगेन लूपिंग के लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं देन? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, फंक्शन नेम, एरे नेम। तो फंक्शन को नाम देना है, एरे को नाम देना है, स्ट्रक्चर को नाम देना है, यूनियन को नाम देना है, इनम को नाम देना है, वेरिएबल को नाम देना है। तो हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स है। आइडेंटिफायर हम डिफाइन करते हैं तो ये कुछ रूल्स है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। तो हमेशा अंडरस्कोर से या तो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से नहीं। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कैन नॉट बी अ कीवर्ड, वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। ये जो कीवर्ड्स है इनमें से कोई भी कीवर्ड एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, एज आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। सॉरी, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम इसमें लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से। एंड अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। नो स्पेसेस अलाउड, इसमें स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो कौन से आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं? वेरिएबल नेम, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम, पॉइंटर का नाम, इनम का नाम। तो इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। मुझे जैसे कि वेरिएबल लेना है तो हम जो है अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे नम देना है, अगर मुझे मल्टीपल्स नंबर देने हैं तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, डिजिट भी यूज कर सकती हूँ, लाइक N1, लेकिन 1N नहीं लिख सकते। ठीक है। देन अगेन N2 भी लिख सकते हैं, N_3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे अलाउड हैं। ठीक है। लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और सपोज आपको देना है नंबर, ठीक है, तो इसमें ऐसे स्पेस नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शन का नाम भी हो सकता है। सपोज मुझे फन नाम देना है तो ऐसे फंक्शन का नाम दे सकते हैं। fun1 देना है तो ऐसे भी दे सकते हो। स्ट्रक्चर का नाम देना है तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऐसे भी दे सकते हो। एरे का नाम देना है तो इंटीजर एरे ऐसे भी दे सकते हो। तो ये सारे आइडेंटिफायर्स है। क्लियर है गाइस? मतलब हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें हम वाइट स्पेसेस नहीं यूज करते।
आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताए थे, इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 5, पॉइंटर दे सकते हैं, फंक्शन का नाम जैसे डिस्प्ले दिया है, स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट जैसे यहाँ पे दिया है, यूनियन का नाम दे सकते हैं, यूनियन डेटा। तो ऐसे कोई भी नाम हम आप पास कर सकते हैं, और हर एक नाम को हमने एक नाम दिया है, दैट इज आइडेंटिफायर्स। The next token आता है that is constant. Constants are fixed value that do not change during the program execution. मतलब जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, और पूरे प्रोग्राम में मुझे चेंज नहीं करनी है कोई वेरिएबल की वैल्यू, तो हम एज अ कांस्टेंट उसको डिफाइन कर देंगे। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट दे सकते हो, फ्लोट कांस्टेंट दे सकते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट दे सकते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट दे सकते हो। तो कोई भी वैल्यू पास करना है और जिसको पूरे एग्जीक्यूशन के लिए चेंज नहीं करना है, ऐसे वैल्यूज को हम एज अ कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। देन आते हैं स्पेशल सिंबल्स, ये सारे टोकन्स है गाइस। तो स्पेशल सिंबल्स आर कैरेक्टर्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड हेल्प इन राइटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि करली ब्रैकेट जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है, पैरेंथेसिस जो है वो फंक्शन और कंडीशन देने के लिए यूज होता है। देन सबस्क्रिप्ट जो है वो एरे एरे डिफाइन करने के लिए यूज होता है। देन सेमीकोलन जो है वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए होता है। देन अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज पास करने हैं, सेपरेटर देना है, तो कॉमा यूज कर सकते हैं। जैसे कि हैश इंक्लूड stdout, तो हैश इज अ प्री प्रोसेसर। स्ट्रिंग देना है तो डबल कोट्स यूज करें, कैरेक्टर्स देना है तो सिंगल कोट्स यूज करें। तो लाइकवाइज हम स्पेशल सिंबल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, और हर एक का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अगर आपको ये पता नहीं तब प्रोग्राम में आप गलतियां जरूर करोगे, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझ लो। इसके कुछ की पॉइंट्स है, इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज द कोड। कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज ही नहीं किए होते तो हमें पता ही नहीं होता कहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, और पैरेंथेसिस नहीं यूज कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं होता वो फंक्शन है, कंडीशन है, क्या है। ठीक है, तो कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंबल्स यूज करते हैं। गिव स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्प्ले रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सो ये जो सिंबल्स है वो पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग है, सो पार्ट्स ऑफ सी टोकन्स है। देन आते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन है, रिलेशनल ऑपरेशन है, देन लॉजिकल है, असाइनमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वेट वाइज है, तो इसके रिलेटेड जितने भी मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इस ऑपरेटर्स को यूज करना होता है। जैसे कि अरिथमेटिक है तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, तो देखते हैं हम वन बाय वन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdout इंटीजर में, इंटीजर a इक्वल टू 10। अभी मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो मिनिमम 2 नंबर्स मुझे चाहिए, तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। एडिशन इज इक्वल टू, अगेन मुझे रिजल्ट स्टोर करना है तो कौन से टाइप में स्टोर करना है, तो परसेंट d में एक्सेप्ट करना है। तो ठीक है, मुझे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो वो कौन से मॉडिफायर्स के वो हमें बताने की जरूरत वहां पे होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, सी कंपाइलर, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करूंगी, जीडीबी कंपाइलर। ठीक है, ये अच्छा है कंपैरेटिवली, अगर कंपाइलर से मुझे कंपाइलर से ज्यादा ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल्स आते हैं। ठीक है, सो हैश इंक्लूड, हैश क्या है, प्रीप्रोसेसर है। इंक्लूड इज अ कीवर्ड जो इंक्लूड करता है नेक्स्ट लाइब्रेरी को। अभी मैं यहाँ पे stdio
डॉट एच लाइब्रेरी यूज कर रही हूँ। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मतलब हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। तो हैश प्री प्रोसेसर है जो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इंक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। आफ्टर दैट मेन मेथड होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप दे देती हूँ वॉइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड। देन अगेन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देती हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है। सबसे पहले हम एक बेसिक मतलब बेसिक प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट। ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले यही प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन दिया है printf इज आउटपुट फंक्शन। इसमें डबल कोट्स में जो भी हमने पास किया है वो एज इट इज वो प्रिंट कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। क्लियर है गाइस? ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमें यहाँ पे करना है। ठीक है। तो मैं वेरिएबल ले लेती हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है। वैसे ही मुझे b वेरिएबल भी लेना है तो मैं कॉमा करके b इक्वल टू 20 ऐसे भी दे सकती हूँ। ठीक है। आफ्टर दैट मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटीजर ऐड वेरिएबल ले लूंगी, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है। तो इसमें ही मैं डेटा स्टोर मतलब इसमें ही रिजल्ट में स्टोर करूंगी। ठीक है। सो ऐड इक्वल टू, ऐड कर एडिशन परफॉर्म करनी है मुझे, तो ऐड इक्वल टू a प्लस बी। ये तो सबको आता है गाइस। ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करने के लिए मैं डबल कोट्स में लिखूंगी एडिशन इज, एडिशन है। तो मतलब हम जब वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें मॉडिफायर देने की जरूरत है। तो एडिशन का डेटा टाइप कौन सा है, तो इंटीजर है। तो इंटीजर का मॉडिफायर कौन सा है गाइस, तो परसेंट। ठीक है। एंड देन तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, एडिशन इज, और जो भी डेटा हम कॉमा करके वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी वो परसेंट डी में हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सेम थिंग हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करनी है, डिवीजन के लिए भी करनी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करनी है और मॉड्यूलस के लिए भी करनी है। तो अलग अलग वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए तो मैंने सब वेरिएबल लिया है a माइनस बी। अगेन मैं यहाँ पे सब वेरिएबल यहाँ पे लो। ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे MUL एंड A इंटू बी, एंड अगेन मैं यहाँ मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेम थिंग वैसे। ठीक है। सिर्फ सिंबल चेंज होगा डिवीजन के लिए। ठीक है। अगेन मैंने डिफाइन किया था DIV। हाँ। देखो अभी ये जो है div जो है वो एक एक टाइप का प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, तो इसीलिए प्रीडिफाइंड कीवर्ड नहीं होने चाहिए एज अ वेरिएबल। तो अब अपर केस में भी दे सकते हो क्योंकि प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हमेशा स्मॉलर में ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे div दे दिया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, मॉड्यूलस। ठीक है। मॉड अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ मॉड को, एंड देन मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर चाहिए तो मुझे यहाँ पे परसेंट देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एडिशन दिया है यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे देती हूँ। देन मल्टीप्लिकेशन देना है तो अगेन मैं यहाँ पे एडिशन इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन दे देती हूँ। देन यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे डिव दे देती हूँ, और मैं यहाँ पे हम रिमाइंडर ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ रिमाइंडर इज। ठीक है। अभी ठीक है। आप उतने तो स्मार्ट हो ही, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया है एरर। तो एरर क्या है गाइस, तो
प्रिंट एफ जो है वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका कुछ मीनिंग है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट प्रिंट करके रखा है, तो वहां पे प्रिंट नहीं है, प्रिंट एफ है। ठीक है, तो मे बी मैंने यहाँ पे पहले ही इसमें गलती कर दी होगी, और जो कि मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो वहां पे प्रिंट नहीं है, प्रिंट एफ है, जो कि मैं वहां पे एफ भूल गई थी। ठीक है, तो ऐसे अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम भी है ना, तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, addition is 30, subtraction is -10, multiplication is 200, division is 0 and remainder is 10 आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे सारा एक ही लाइन में आया है। अगर आपको न्यू लाइन पे देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको न्यू लाइन पे चाहिए तो बैकस्लैश एन आप देख सकते हो। बैकस्लैश एन क्या करता है, कोड को, मतलब जो नेक्स्ट लाइन है, मतलब हमारी करंट लाइन है, जैसे ही एक लाइन मुझे प्रिंट करनी है तो वहां से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है। देखो यहाँ सबसे पहले बैकस्लैश एन दिए है, तो मुझे स्टार्टिंग में तो देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा एडिशन जो है वो स्टार्टिंग से ही हो रहा है। फिर भी मैंने बैकस्लैश एन दिया है, मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है उसने स्किप कर दी, और सेकेंड लाइन से वो क्या कर रहा है, एडिशन एडिशन प्रिंट कर दिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड रिमाइंडर वहां पे उसने प्रिंट कर दिया है। तो लाइक वाइज हम जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है गाइस। ठीक है, तो वैसे ही मैंने किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, देन आता है रिलेशनल ऑपरेटर। अभी रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब अगर मुझे चेक करना है इक्वालिटी, दो नंबर्स इक्वल है क्या, ए इज इक्वल टू बी है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए इज स्मॉलर देन बी है क्या, ए इज ग्रेटर देन है क्या, या तो इक्वल टू है क्या, ए इज स्मॉलर देन बी है या इक्वल टू बी है क्या। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, देन रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो सेम वही कोड को हम एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि एक मिनट, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ void main। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है। देन मैं यहाँ पे लेती हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ठीक है, देन मैं प्रिंट करूंगी प्रिंट एफ। अभी मुझे यहाँ पे चेक करना है कि a इज इक्वल टू b है क्या, मतलब बोथ आर इक्वल है क्या। अगर है तो उसने वन प्रिंट करना चाहिए। तो अभी देखो, मतलब है या नहीं है, वो एक बुलियन है, ट्रू एंड फॉल्स, वो एक बुलियन डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो ट्रू को हम वन को, ट्रू को एज अ वन रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉल्स को एज अ जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो और वन चाहिए तो हम परसेंट डी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है क्या, अगर है तो परसेंट डी में उसने रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम थिंग लिख देती हूँ, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा। अगेन मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो a इज इक्वल टू बी है क्या, तो वो बोल रहा है नहीं है। ठीक है, a इज इक्वल टू बी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट चेक करती हूँ, a इज ग्रेटर देन बी है क्या, a इज ग्रेटर देन बी है क्या, a की जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर है क्या। तो गाइज आप देख सकते हो नहीं है, बैकस्लैश एन दे देती हूँ, क्योंकि a तो 10 होल्ड कर रहा है, b 20 होल्ड कर रहा है। ठीक है, सेम थिंग हम लेस देन भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सिंबल चेंज कर दूंगी, तो ये आ जाएगा यस, ए जो है वो स्मॉलर देन बी है। ठीक है,
तो लाइकवाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, वैसे ही अभी हमने सिंगल सिंगल चेक किया, लेस देन है क्या, ग्रेटर देन है क्या, तो हम यहाँ पे और में भी कर सकते हैं। अगर लेस देन है तो ठीक, नहीं तो इक्वल है क्या ये भी चेक करता है। वैसे ही लेस देन इक्वल टू है क्या, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन नॉट इक्वल टू भी हम चेक करेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू है क्या, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यस नॉट इक्वल टू है, क्योंकि बोथ आर अनइक्वल। तो लाइकवाइज हम ऐसे ऑपरेटर्स जो है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।